आप बोलेंगे अमुक रोग है हमें, तो हम उस रोग को नहीं मानेंगे, हम विल सी व्हाट योर नाड़ी स्पीकिंग। मोरिंगो आपको पता है, सहजन बोलते हैं, और दक्षिण भारत में तो के फूल की सब्जी बनती है, और ये फुल ऑफ कैल्शियम है। आपको लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं प्रोटीन में लैग कर रहा है? लोग सोचे कि सिर्फ प्रोटीन नॉन वेज में मिलता है, नॉन वेज के लिए तो हमारे दांत भी नहीं बने हैं। जो आपकी एलोपैथी है वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट की जाती है जी कि इसको खाने से उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको लगता है ये एक वजह है कि पहले ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, आज जानवरों पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे? माइंड का खाना भी गंदा हो गया, माइंड में स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ। एक डॉक्टर बैचर ने तो हमारे इमोशंस पे दवाइयाँ बनाई। रोगी ऐसे भी आए हैं जो व्हील चेयर पे आए और चल कर गए। एक तरह का स्टेरॉइड तो दो तो जरूर शुगर हाई हो जाता है। उस बालिका ने जो व्हील चेयर पे आई थी, यहाँ 35 दिन रही। नहीं उठ पा रहा कोई बच्चा जिसको सुबह 3 बजे तक काम करना है, क्या एक प्रॉपर वो हो सकता है दिन का स्केड्यूल जो वो फॉलो करे तो इससे बेटर हो जाए जो अभी चल रहा है उसका? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो उस ब्रिज को पूरा कर सकते हैं जो जेन ज़ी और पुराने समय में जो गैप चला आ रहा है। कई बार हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा कर रहा है, कई बार हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा बहुत अच्छा था, कई बार हम बात करते हैं कि जो नया खाना है वो बहुत अच्छा है, और फिर हमें याद आता है कि पुराना ही ठीक था। तो इस कन्फ्यूजन में हम बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, या फिर हमें ध्यान करना चाहिए, हमें गुरु बनाना चाहिए, या फिर मूर्ति पूजा करनी चाहिए। इसी भंवर में हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आज मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे जो गेस्ट हैं माता जी का, और उस पर बहुत सारी बातें करनी हैं। उनका एक बहुत अच्छा सेंटर है शतम जीवा करके, उसी में हम बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। नमस्कार निवेद, आपका स्वागत है शतम जीवा में। एज द नेम गोज, हम लोग की ये प्रार्थना रहती है कि लेट अस विटनेस 100 स्प्रिंग्स, 100 बसंत देखें। जो कि हमारे संस्कृत ऋचा में भी जब जन्मदिन का आशीर्वाद देते हैं तो ये बोला जाता है कि 100 वसंत हम विटनेस करें, जो पहले करते थे। आजकल जीवन काल छोटा हो गया है। अच्छा, इसी ये नाम का यही अर्थ है? ये भावार्थ और ऐसी भावना भी है कि लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ जीवन शैली फॉलो करके दीर्घायु हों। ठीक है माता जी, हम शुरू करते हैं और इसको बड़ा ही कैजुअल और बड़ा फन टॉक रखेंगे। तो मैं आपसे 2 मिनट अपने गुरु का स्मरण करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा भाव रहा है कि मैं जो बोलूँ वो बुलवाएं, जो कहूँ वो कहलवाएं। जस्ट अ स्मॉल प्रेयर टू माय गुरु चरण। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदुनाथ कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जब भी आयुर्वेदा की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल किसी चीज़ में जाके हमें बात करनी है, और बहुत डिफ़िकल्ट है आयुर्वेदा को फॉलो करना। बट हो क्या रहा है कि जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर ने आयुर्वेदा को ऊपर लेके आया है, योगा के बारे में बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा के बारे में, तो हमारा जो जन जी है इंडिया का वो कहीं ना कहीं फॉलो करने लगा है, चुपके चुपके से करने लगा है। बट आपको क्या लगता है कि गैप है अभी जन जी तक पहुंचने के लिए आयुर्वेदा का? वेस्ट फॉलो कर रहा है और हम पीछे हैं, उसके लिए कहेंगे घर का जोगी जोगना बाहर गांव का सिद्ध। लेकिन ये प्रवृत्ति रही है कुछ हम लोग की कि भाई विदेश जब पेटेंट करने लगता है, चाहे चावल हो, चाहे हल्दी हो, चाहे कुछ और, तो हम थोड़े जागरूक होते हैं कि भाई ये तो हमारी चीज़ थी और वेस्ट मान रहा तो यथार्थ में अच्छी होगी, ये हम तब सोचते हैं। बट आयुर्वेद तो घर घर में रहा है। आयुर्वेद तो मनुष्य के जीवन में जन्म लेने से पहले, आप सोचेंगे कैसे है जन्म लेने से पहले, कि पहले के समय में जब गर्भ धारण करना कपिल चाहता था तो उन लोग के पास ऑप्शन होते थे कि आप प्रार्थना करिए, ये दिनचर्या रखिए, ये ऋतुचर्या रखिए, उसी तरह गर्भधारण करिए, उसी तरह का पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगा, उसी अच्छे संस्कार का मुहूर्त आदि सबका ध्यान, प्लस औषधियाँ भी दी जाती थी उसके अनुकूल।
फिर गर्भधारण होता था, गर्भधारण तो गर्भ संस्कार, और फॉर 7, 8, 9 मंथ्स आयुर्वेद बताता है किस महीने में क्या खाना है, किस महीने में किस जल में स्नान करना है और किस तरह का आपको आहार लेना है। जो नेचुरल कैल्शियम्स और आयरन होते हैं आयुर्वेद के, वो एक गर्भिणी को दिया जाता है। और यहाँ पर भी हमने शतम जीवा में एक गर्भ संस्कार एक गेस्ट का किया था। वो रह कर गई थी यहाँ पर। कितने दिन के लिए आए थे वो? उसका थोड़ा लंबे समय रुकी थी वो। और फिर जब उनको बच्ची हुई तो उन्होंने हम लोग को कांटेक्ट किया, बताया। और इसके संग सिर्फ औषधि और ये नहीं, जैसा कि सब प्रूफ हो रहा है, आगे वेस्ट भी प्रूफ करेगा कि गर्भ में भी बच्चा सुनता है। हमारे अभिमन्यु ने जैसे सब कला गर्भ में सीखी थी, और ये मैंने अपने परिवार में भी देखा है। मेरे एक ग्रैंडसन के जन्म से पहले बहू गीता पाठ बहुत करती थी, उस ग्रैंडसन को गीता में बहुत अभिरुचि है। एक शिव का करती थी, उनको शिव में है, ये अनुभव हुआ है। तो कहीं ना कहीं गर्भ में बालक सुनता है जैसा अभिमन्यु ने सुना था। तो वही आचार विहार गर्भिणी का होना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का पाठ हो। और हम लोग ने तो जब जिस गर्भ संस्कार का कराया था, एक पेशेंट को शतम जीवा में हर वृक्ष से भी आशीर्वाद लिया था। रोज वृक्ष की पूजा करती थी वो, हर दिन के हिसाब से गीता पाठ सुनती थी और अलग अलग मंत्रों के पाठ सुनती थी। हवन और गौ सेवा, गौ को एक लड्डू खिलाना, पौष्टिक लड्डू बना के, तो गर्भिणियाँ जब देती है तो उसका बहुत इजी डिलीवरी होती, कष्ट नहीं होता है। समय के साथ जैसे आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारी सभ्यता और कल्चर पे अटैक किया। किसी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना है तो उसके कल्चर पे अटैक करो। वो हमारे साथ हुआ, अंग्रेज़ों ने करा, मुगल्स ने करा, फिर अंग्रेज़ों ने करा। रही कसर और भी पूरी हो जाती अगर कम्युनिस्ट आ जाते। वो तो देश की रक्षा हो गई उस समय। जो आयुर्वेदा है उसको कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मंत्रा हो गए हैं, या फिर एक स्पेसिफिक पूजा, हम मूर्ति पूजा हो गई है। अब जैसे किसी और धर्म वाले को आयुर्वेदा यूज़ करना है, या फिर वो थेरेपी करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, बट समवेयर ही इज़ नॉट रेडी फॉर मंत्रा और दूसरे धर्म के लिए, तो वो उसमें कैसे करे? हमारे यहाँ दूसरे धर्म के आते हैं यहाँ पे लोग। शतम जीवा में इस्लाम धर्म के भी लोग आए हैं। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब उनको रोग में आराम होता है तो बहुत से मुस्लिम थे जो हमारे मंदिर में भी गए, जो हमारे ट्रीटमेंट से पहले एक मंत्र बोला जाता है, आपने अनुभव किया होगा। तो मंत्र भी उन्होंने श्रवण करा, उन्होंने नहीं बोला लेकिन कानों ने तो श्रवण करा, और उनको उससे कोई प्रक्रिया नहीं थी कि ऐसा नहीं करो या हमें नहीं करना है। कुछ तो टेंपल में रोज आते थे। हम फोर्स किसी को नहीं करते हैं, हम एक पद्धति जो यहाँ फॉलो करते हैं उसके लिए इट्स ओपन। अगर आपका धर्म अलाउ नहीं करता तो मत आइए, आपकी इच्छा है तो आइए, तो ये ओपन रखा है। तो जब निवेद आराम रोग में होगा तो हर कुछ मरता क्या ना करता हो जाता है। एक मुस्लिम महिला आई थी, अफ्रीकन कंट्री से थी, उसके पैरों में मूवमेंट तक नहीं हो रहे थे, कुछ अलग तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ थी उनको, और यहाँ रहते रहते उनके फिंगर्स टोज में मूवमेंट आ गया और उसको इतना आनंद आया और उसने बहुत इस पद्धति को अप्रिशिएट किया। तो जब क्योंकि प्राचीन पद्धति है, अभी उसकी प्रक्रियाएं लोग कुछ विलुप्त हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी धरोहर है। और हम अभिमान से तो नहीं, हाँ स्वाभिमान से ज़रूर कहेंगे कि हमारी 100+ ईयर्स ऑफ लेगेसी वैद्यनाथ और शर्मायु की 80 साल की, और शतम जीवा जिसके माध्यम से हम यहाँ चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उस पर तो हम बात करने वाले हैं। वैद्यनाथ मेरी पर्सनली बहुत पुरानी जर्नी रही है, जिसमें वैद्यनाथ को अपने पार्ट बना के रखा है। अच्छा। सो आई यूज्ड टू टेक नहीं च्यवनप्राश नहीं, वो च्यवनप्राश तो सभी लेते थे। जो सर्दी के लिए, सर्दी में खाते हैं हम, 4 वो होती हैं। हाँ, एक होता है सीतोपलादी, ताली शादी, गोदंती तो फ्लू आने लगता है, बुखार आने लगता है, तब गोदंती देते हैं। ये मैं 4 ले लेता था। गोदंती बहुत अच्छी है, तो आपको तो ऑलरेडी जानकारी है। अच्छा, एक माता जी क्या हो रहा है कि आयुर्वेदा एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ कि मुझे ये करने से मेरे अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसको और करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो वेस्टर्न जो आपकी एलोपैथी है, वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट की जाती है कि इसको खाने से उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा गैप है एक ह्यूमन और जो ह्यूमन की आज की दवाइयाँ हैं और पहले की। आपको लगता है ये एक वजह है कि पहले ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, आज जानवरों पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो निवेद इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमारा सब कुछ नाड़ी पर है। आप बोलेंगे अमुक रोग है हमें, तो हम उस रोग को नहीं मालेंगे, हम विल सी व्हाट योर नाड़ी स्पीकिंग। इस तरह से आप थोड़ा सा प्लेस छोड़ के यहाँ दीजिए, तो कभी हॉपिंग आएगा, कभी सम आएगा, कभी बहुत मंद आएगा आपका नाड़ी, डिपेंड्स क्या आपको रोग चल रहा है शरीर में। हम क्यों कहें आपके लिए, बट किसी रोगी को क्या रोग चल रहा है। नाड़ी से ही रोग का परीक्षण होता है, या रोग से परीक्षण नहीं होता है कि कोई आया हमें ये रोग है। आपकी नाड़ी विल स्पीक योर रोग, और यहाँ पर वो ही होता है। नाड़ी परीक्षण के बाद डिसाइड किया जाता है कि रोगी को क्या रोग है, उसको कौन सी औषधि देनी है और कौन सा पंचकर्म ट्रीटमेंट देना है। एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यस्टरडे वी वर डूइंग दैट। जी। तो उन्होंने यहाँ डाल के वो सारी इवन जो कहीं स्टिफनेस है बॉडी में, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जज कर लिया कि आपकी बैक में स्टिफनेस चल रही है। एक बहुत बड़ी कला और गुण है नाड़ी परीक्षण और उसको जानने की, सबको नहीं आता है। सब बहुत से वैद्य हैं, किसी किसी का इतना इसमें, जैसे डॉक्टर कोई बहुत फेमस है, कोई वैद्यों को इतनी जानकारी होती है नाड़ी, जैसे मैंने बताया देखते ही बता देंगे। कभी छू के अरे आज आप सोए नहीं ठीक से, अच्छा, या आज आपको थोड़ा लगता है एसिडिटी हो रही है। हमें अगर आप 10 दिन यहाँ रुके हैं तो हो सकता है कुछ आपको अलग कॉम्प्लिकेशन हुआ एडमिशन से पहले, तो वो उस दिन पकड़ लेंगे। आज आपका ये है, या आज आपको निद्रा नहीं आई, आज आपको थोड़ा गैस बन रहा है, ब्लोटिंग है, पेट साफ नहीं है, वॉटएवर। और आयुर्वेद में कहते हैं सब रोग पेट से अधिकतर आते हैं। हमारा पेट सा गट से, हमारा अगर पाचन क्रिया सही रहेगी तो आधे रोगों को वैसे ही भगा देगी। इसलिए हम एक आहार भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आहार विहार, जैसे कई लोग ऊपर जाके बात करते हैं कि ये बीमारी हो गई है, लेकिन पेट से आहार विहार जो हम आयुर्वेदा में करते हैं, वो कितना ध्यान देना चाहिए आज के समय में? पूरा ही देना चाहिए, क्योंकि वाप्त हो गया है फास्ट फूड समाज में। एक और बहुत बड़ा कल्प्रिट रोगों का है हमारा मोबाइल और लैपटॉप। कितने लोग सर्वाइकल और उसके आते हैं जो घंटों लैपटॉप पर हैं, उनको यहाँ सर्वाइकल एक अलग एंगल पर। कई जॉब्स भी हम नहीं कह सकते कि नहीं रहो, लेकिन ये इनकी रेस हमें लाभ नहीं करती, हमें इनसे हानि ही होती है। आप एक एंगल पे मोबाइल चलाते जाएंगे, आप ऐसे लेट के चलाते जाएंगे, और आजकल बच्चे भी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ खान पान जो उनका हो रहा है, वैसे प्रेरित फास्ट फूड हो रहा है। हर किसी में MSG है, पाम ऑयल्स हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है लोगों को, सिर्फ टेस्ट पे जा रहे हैं कि इसमें क्या अवगुण है। हम लोग के, आप लोग तो थोड़े आगे के युग के हैं, लेकिन जैसे दलिया, पराठा, हलवा, दही, ये सब नाश्ते होते थे बचपन में जो लोग फॉलो करते थे। आज मदर्स को भी इतना टाइम नहीं है, बन लिया, कुछ लगाया, बन पे दे दिया बच्चे को, ब्रेड दे दी। तो इस तरह के आहार का बहुत लॉन्ग रन तक आप पैक्ड फूड, कोई भी आटा भी हम फ्रिज में रखते हैं तो अगले दिन खराब हो जाता है। ब्रेड को डेफिनेटली प्रिजर्व करने के लिए कुछ डाला, बन में भी कुछ डाला प्रिजर्व करने, वो प्रिजर्वेटिव्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके हमारे शरीर में रोग पैदा कर देते हैं। ऊपर से इम्यूनिटी हम लोग की बिल्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे फूड्स वैसे हैं, हमारी व्यायाम करने की प्रक्रिया माइंड में नहीं है, हमारी इतनी टफ लाइफ रहे, हार्ड लाइफ है, आवर्स ऑफ वर्किंग बहुत हैं कि हम उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। पर हमें अपने शरीर के व्यायाम के लिए, आहार के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेरे लिए भी वो हो गया। मैंने एक पराठे की अभी वो बनाई थी, रील बनाई थी, वेंट इन मिलियंस। नाउ द इंडियन, दोज हु आर ओल्डर वन, जो खाते थे पराठे, वो सपोर्ट कर रहे हैं, और अदर पीपल जो पढ़ चुके हैं वेस्टर्न कल्चर को, वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें बहुत कार्ब्स हैं। नहीं तो आपको पता है मोदी जी तो मोरिंगो का पराठा बनाते हैं। मोरिंगो आपको पता है, सहजन बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा कैल्शियम दक्षिण भारत में तो उसके फूल की सब्जी बनती है। मोरिंगो का पाउडर, लीव सब लोग खाते हैं, और ड्रम स्टिक्स हर सांभर में पड़ता है, और ये फुल ऑफ कैल्शियम है। अगर इसका सेवन रोज कोई कर रहा है तो नेचुरल कैल्शियम जो कि ना एक्यूमुलेट होगी बॉडी में और ईजिली एब्जॉर्ब होगी, वो आपको स्वतः ही मिलेगी। उनके जो कोकोनट आहार में होता है उससे भी नेचुरल कैल्शियम, जो सेसम सीड्स होती है वो नेचुरल कैल्शियम है, स्वतः ही मिलता है। तो आहार में भी आयरन, कैल्शियम सब है। हमें एक बैलेंस डाइट और बनाने का तरीका आना चाहिए, और उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमारी दादी नानी काकियों को थी। ट्रू। सो इंडियन फूड को वी ऑलवेज से कि वो कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
उसमें, और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। और बाहर के खानों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, बाकी जितनी चीज़ें चाहिए उतनी होती हैं। आपको लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं प्रोटीन में लैग कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ओके। जितना भुने चने में एक हॉर्स पावर से नापा जाता है घोड़े का आहार। हाँ। और घोड़े का आहार होता है भीगे चने। और हर चीज मशीन्स को भी हम इसी से नापते हैं, हॉर्स पावर से। और हॉर्स का पावर ही उसका आहार है। हाँ। जो कि चने हैं, सबको पता है मेन इंग्रेडिएंट चने हैं। और सबसे ज़्यादा बलशाली है तो वेजिटेरियन है। सबसे ज़्यादा बलशाली है एलिफेंट, वो तो वेजिटेरियन है। लोग सोचें कि सिर्फ प्रोटीन्स नॉन वेज में मिलता है। नॉन वेज के लिए तो हमारे दांत भी नहीं बने हैं। और हम अगर आपके यहाँ चूहा मर जाएगा, आप घर में रखोगे, प्लेग फैलेगा, बदबू आएगी। तो हम चिकन मटन और चीज़ों की लाशें घर में भी रखते हैं, अपने शरीर में भी रखते हैं। एनर्जी तो जिसको उसका तो शमशान क्रिया हो जाना चाहिए। हम शरीर में ही रख के उसको कैसे शमशान क्रिया कर पाएंगे उसकी? हमारे शरीर में क्या वो लाभ करेगा? जब वो बाहर रखा हुआ लाभ नहीं करेगा, एक ऑर्डर फैलाएगा, तो आपके शरीर में कैसे लाभ करेगा? और किस तरह आपकी डाइजेस्टिव पावर फायर उसको एब्जॉर्व कर पाएगी? तो विदेश भी आ रहे हैं, वीगन भी हो रहे हैं वो तो। वो भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो ज्ञान है वहाँ पहुँच रहा है और हम उनका ज्ञान अपनाते जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है। लेकिन समय अभी जागृति का आया है और हमारे यहाँ बहुत युवा शतम जीवा में आते हैं। हम उनकी अवेयरनेस देख के प्रसन्न होते हैं और फिर ये लाइफस्टाइल फॉलो भी करते हैं बाहर जाके। ब्यूटीफुल। सो वो यहाँ चेंज होते आपने देखे हैं कि मतलब आप बाद में देखते हो ट्रैक करते? मैं ये इस मिल से मान रही हूँ चेंज होते हैं, बिकॉज रिपीट गैस बहुत है यहाँ पे। अगर आप डेटाबेस देखें तो रिपीट गैस न्यूज़ से ज़्यादा रिपीट है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारे आहार विहार, हमारी जो जीवन शैली हम शिक्षा दे रहे हैं, उससे लाभ हो रहा है। प्लस जो लाखों पेड़ का नेचुरल वातावरण है वो स्वतः ही रोगी को ठीक करता है। यहाँ पर 154 पीपल का वन है। आपने भ्रमण करा होगा तो उस साइड एक पीपल वन हमने बनाया है। अच्छा। और फ्यूचर में वही प्राणायाम कराने का विचार है। अभी उसको 2.5 साल हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़े हो गए पीपल। तो पीपल सबको कोविड में पता चला कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इमिट करता है। बड़ का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इमिट करता है। गिलोय के बारे में सबने जाना। तो ये सब औषधियाँ लगी हैं। तो ये औषधियों से भी इनका जो एमिशन होता है उससे हमको स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो उसका आंवले का वृक्ष होता है, उसके अंदर बैठ के साधना करने का विचार पद्धति है, उसके अंदर बैठ के पूजा करने की पद्धति है। तो इनको जब धर्म से वृक्षों को जोड़ा गया तो इनके पीछे बहुत गहरी साइंस थी। आयुर्वेद धर्म पैरेलल चलते हैं। वट वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो इसके बहुत लाभ होते हैं। इसकी जो जड़ की टिप है जो एक नया वृक्ष बना देती है, एक औषधि में पड़ती है। तो सोच लिए पूरे उसका संचार कर देती है लाइफ का। तो वो औषधि में पड़ती है तो कितनी गुणकारी होगी। तो हर गुणकारी वृक्ष को या हर्ब को धर्म से जोड़ा है कि जिससे उसकी रक्षा हो सके। तुलसी को हम जल चढ़ाते हैं तो हमने कई और जजिंग जो करते हैं उनसे बात हुई कि तुलसी के वन के पास घूमने में एक ऑरा चेंज हो रहा है। उसके दूर तक जाने में 1 डायमीटर तक उसका ऑरा विद्यमान है। तुलसी की रक्षा होती है, हम पूजा करते हैं। आंवला नौमी होती है, हम पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष की आजकल तो सभी लोग बता रहे हैं शनिवार को जल चढ़ाओ, या बहुत सारे उपाय। और कृष्ण भगवान कहते हैं अश्वत्थ में वृक्ष में अश्वत्थ मैं हूँ। अश्वत्थ पीपल को बोलते हैं। वो मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अश्वत्थ हूँ। इस तरह सब वृक्षों को धर्म से जोड़ा है जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और त्रिफला को तो जीवन का एक वरदान मानते हैं। यहाँ त्रिफला लगा है, देखिए हरड़ और उधर आंवला यहाँ लगा हुआ है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था दाद जी का जी, तो उन्होंने एक बुक लिखी है उसमें जिसमें जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जी जी वो किसी ना किसी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है एक ह्यूमन का। बिल्व वृक्ष, हाँ, उसका हम भी एक संत को जानते हैं जिनने बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठ के साधना की है। अच्छा। आपने जो फोटोग्राफ्स वहाँ देखी कल्प औषधि के जो एक दवाई बनती है जिससे एक संत 185 साल जिए।
जो कुछ बना रहे हैं उसमें? जी जी जी, वो वही दवाई है। वो बहुत दुर्लभ औषधि है एंड इट कैन बी मेड ओनली वंस अ ईयर। और उसको सेवन के लिए ऐसा वो मिलना चाहिए जो इतना पेशेंस हो कि 90 दिन दे पाए। तो अगर वो उसका सेवन कर लिया तो नए नाखून, नए बाल और सब कुछ शरीर के सेल्स नए हो जाते हैं। इस तरह के कल्प आयुर्वेद में हैं। तो वो मतलब क्या प्रोसेस है उसका? उसका प्रोसेस तो हम बनाने को नहीं बता सकते, बट किसी क्योंकि संत से मिला है, हमारा खुद का भी नहीं है। एक पर्टिकुलर वृक्ष में बनती है। उस वृक्ष की बहुत महिमा है और साल में एक बार बन सकती है वो, और इट हैज़ टू बी मेड इन अ फुल मून नाइट, वो भी पर्टिकुलर पूर्णिमा पे, क्योंकि अभी उसमें आंवला एक बड़ी इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा आंवला की मात्रा डलती है। बाकी और 75 से 80 औषधियाँ पड़ती हैं फ्रेश। और जब वृक्ष से फल भी तोड़ा जाता है, वृक्ष को प्रणाम किया जाता है और उसका मंत्र बोला जाता है, और एक चादर लेके व्यक्ति खड़ा होगा कि फर्श ज़मीन पे ना गिरे वो वृक्ष का फल जो औषधि में यूज हो। इस प्रक्रिया से दवाई बनती थी, इसलिए आयुर्वेद सटीक कार्य करती थी और अभी भी कर रही है। ट्रू। ओके, ये नेक्स्ट हम उस पे शतम जीवा पे आते हैं। उससे पहले हम लोग आप ओके हो? हाँ, क्योंकि आप पे डायरेक्शन आ रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा, साइड में इसलिए चलेगा। ओके, सो जो 5 AM क्लब है जी जी जी, वो बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है जी कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, और समवेयर आई वाज आल्सो कनेक्टिंग कि सुबह अपने मन को जीतना है। सुबह अगर नहीं उठ पाए हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन से हार रहे हैं जी, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना जी। है। लेकिन ये किसने ग्लोरीफाई किया? 5 AM क्लब। सो ये रॉबिन शर्मा है जी, सो ही इज द राइटर, जी जी जी, जिसने वेस्टर्न कल्चर के राइटर हैं। जी, तो जी। वो अब बहुत सारे क्लब चल गए हैं जी। 5 AM क्लब। जी नाउ इफ यू गो इनटू द आयुर्वेदा, जी, इट सेज कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो जी। जब सनराइज हो रहा है, जी। उससे पहले आप उठ जाओ। जी। इसको आप थोड़ा सा मुझे क्लियर करो कि इसमें दोनों में कहाँ हम सही हैं, किस जगह हैं? आयुर्वेद के अगर अष्टांग हृदयम एक पुस्तक है, उसके एक श्लोक में लिखा हुआ है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो 5 AM नहीं आता उसमें, उसमें 4 से 6 का होता, 3 आवर्स होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के, तो वो माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वतः ही ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। और आयुर्वेद का, जैसे मैं अष्टांग हृदयम का उदाहरण आपको दिया, और भी ग्रंथों में होगा कि ये उठने से स्वास्थ्य लाभ होता है और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। लेकिन अगर जैसे समाज में आजकल फैल रहा है, अगर रेव पार्टी कर रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त, सो आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि कहीं भी आयुर्वेद और आध्यात्म इसके लिए अनुमति नहीं देता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोने का टाइम भी बहुत मैटर करता है कि बॉडी आपकी अलाउ करे सुबह कि भाई इतने बजे उठने, अपने आप ही आपकी आँख खुल गई। सो समवेयर पीपल आर यू नो कंफ्यूज्ड कि हम सो कितने भी बजे जाएं, सुबह जल्दी उठना है। वो ठीक है? नहीं, हमें 9 बजे तक सोना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि कई लोग नाइट में काम कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। जो कॉल सेंटर्स में वो बच्चे रात भर जग रहे हैं और कई रोग उनको घेर रहे हैं छोटी उम्र में। आज और जिमिंग का जो आज एक प्रक्रिया चल गई है, आप कच्चे फर्श पर चल कर देखिए, जैसे इस मिट्टी पर, और पक्के फर्श पर चल कर देखिए, आप देखिए किससे आप रिलैक्स होते हैं। जो ट्रेडमिल है, हम कभी उसको नहीं कहेंगे कि ट्रेडमिल पे चलना चाहिए, इस पे स्वस्थ जीवन के लिए इस पे चलना चाहिए। पक्के पाथवे पे भी नहीं चलना चाहिए, कच्चे मिट्टी के पाथवे पे चलने पे आपके घुटनों को हानि नहीं पहुंचेगी, लाभ पहुंचेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए जल्दी बिल्कुल सोना चाहिए, और जल्दी सोने से हमारे आहार भी बहुत जल्दी करना चाहिए, और सूक्ष्म आहार रात में करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमें अच्छा करना चाहिए, लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और डिनर बहुत हैवी करते हैं। तो डिनर राइट, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रही है, हम सो जा रहे हैं, तो हैवी खाना खा के नहीं सोना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट का, और सोने के काफ़ी पहले खा लेना चाहिए भोजन। 3 घंटे का लोग बोलते हैं? हाँ, इतना तो होना, हाँ इतना होना चाहिए। और भोजन के बाद हमें कम से कम 200 कदम चलना चाहिए, 300 कदम चलना चाहिए, जिससे वो कम से कम 10 मिनट में 1-1.5 किलोमीटर होता है। किसी की भी पेस कितनी भी बहुत स्लो हो तो उसको 12-15 मिनट लग सकते हैं 1-1.5 किलोमीटर में, तो वो 10 मिनट्स में उतना हो जाता है। हम भोजन के बाद 10 मिनट्स चलें, दोपहर के भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद, तो पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है तुरंत, और शुगर वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये।
इंसुलिन जो स्पाइक करता है भोजन के बाद, वो नहीं करेगा वॉक करने से। जी। आप कोई ऐसा सोल्यूशन दो, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं उठ पा रहा कोई बच्चा जिसको सुबह 3 बजे तक काम करना है, क्या एक प्रॉपर वो हो सकता है दिन का स्केड्यूल जो वो फॉलो करे तो इससे बेटर हो जाए जो अभी चल रहा है उसका? देखिए, आयुर्वेद में तो दिन का सोना निषेध ही है, तो मैं अपने मुख से कैसे बोल दूं नहीं दिन में सो, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं तो उसके हिसाब अपने शरीर को अनुकूल करें, किस तरह का आहार, दैट दे विल हैव टू डिसाइड। क्योंकि इस तरह की जॉब अगर ले रखी है, कोई फाइनेंशियल रीज़न से ले रखी है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज तो ऐसी जॉब करनी नहीं चाहिए। तो रात को तो कौन जगता है, हमें सबको पता है, तो हम क्यों जगें रात में? दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए जी रहे हैं। सो वो अगर क्लियर हो जाए तो आज कितनी यंग एज में डेथ्स हो रही हैं। हाँ, इनका कारण रॉन्ग जिमिंग भी है। जिम में जो रॉन्ग तरह से आर्टिफिशियल प्रोटीन्स खा के अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और हमने तो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा बहुत सारी यंग डेथ्स हुई हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका जिम का एक रूटीन तो था ही, जिनकी भी यंग डेथ्स हुई अभी जो फिलहाल हुई हैं उनमें है। तो हम किसी भी व्यायाम की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यायाम भी ऐसा करें जो आपके शरीर को ना खाए। आपका शरीर ऐसे व्यायाम को एंजॉय करे। ये नहीं कि हम चाहे फिल्म इंडस्ट्री में काम लेने के लिए या हम 6 पैक बनाने के लिए हमारे यहाँ भी अखाड़े होते थे, वेट लिफ्टिंग थी, लेकिन वो बड़ी प्राकृतिक की थी। बजरी का अखाड़ा होता था, माननीय शर्मा जी भी अखाड़ा करते थे। और वेट उठाते, लेकिन वो प्राकृतिक मुदगर होते थे हमारे यहाँ। और वो भी मिट्टी में तैयार होते थे। मुदगर होते थे, उन मुदगर से इस तरह का किया जाता था। अच्छे हेवी मुदगर होते थे, उनसे मसल्स बनते थे, उससे वास्तव में हम रियल में हमारे मसल स्ट्रांग होते थे। ये शो में जो इतने बन रहे हैं वो अननेचुरल है, किसी के भी शरीर में वो अननेचुरल है। और वो पुराने आप जो मुदगर से बनते थे वो नेचुरल एप्स बनते थे, और वो हमें कहीं हानि नहीं। हमने तो नहीं सुना कि कोई जो अखाड़े का व्यायाम करता हो, चाहे दारा सिंह जो किसी के दारा सिंह जी कितना लंबे जिए, उनको कभी हानि नहीं हुई। लेकिन कितना इसमें अगेन विल से वेस्ट से जो भी चीज़ आ रही है वो हानि कर रही है इस तरह की। आपको लगता है माइंड कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आजकल के खाने के साथ साथ माइंड का खाना बहुत गंदा हो गया है? माइंड का खाना भी गंदा हो गया, माइंड में स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ, कुछ नहीं एक बहुत दौड़ जीवन की हो गई, चाहे अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे पद के पीछे दौड़ रहे हैं, और बहुत सी एम्बिशंस हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं कि अगर आज ये 4 व्हीलर है तो अब ये वाला हो, ये वाला है तो ये वाला हो, और भी हो तो आगे हेलीकॉप्टर हो। वैद्यनाथ में हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग ने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। सही बात। तो बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने कि अब जैसे क्या है ना, मैनिफेस्टेशन का एक ज़माना चल रहा है कि हर कोने में आपको एक मैनिफेस्टेशन गुरु मिल जाएगा जी। अब उसको समझ तो पा नहीं रहे हैं कि यू नीड टू फील इट, यू नीड टू डू इट, यू नीड टू टेक एक्शंस, बट कहीं ना कहीं सपने देखे जा रहे हैं जी, एंड दे आर लिविंग इन फ्यूचर जी ऑल द टाइम, और उसकी वजह से बहुत एंजाइटी आ रही है कि मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है। एंजाइटी इज द राइट वर्ड। इससे बहुत रोग हो रहे हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, और बहुत सारे रोग हाइपरटेंशन इससे एंजाइटी से होते हैं। हम एंजाइटी मतलब हमारी नसें तन जाती हैं। फियर में क्या रिएक्शन होता है बॉडी में? एक डॉक्टर बैचन ने तो हमारे इमोशंस पे दवाइयाँ बनाई हैं, अभी इज नो मोर, फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं। सिर्फ वो है हमारे पास? नहीं, मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने घर में ही खाली, लेकिन वो डॉक्टर बैच लंदन के थे, लेकिन सारी प्राकृतिक दवाई थी। वो एक वृक्ष के पास जाके देखते थे उनका कौन सा इमोशन शांत हुआ। हमारे अंदर हेट्रेट है, हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर एंगर है, हमारे संग कोई अंदर पैशन है, हमारे अंदर कोई और बहुत ग्रीड है, तो उन सब चीज़ों से रोग पैदा होते हैं। हाँ, वी आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट, या सेल्फ पिटी है तो सबके से रोग होते हैं। उन सब की दवाइयाँ उनने बनाई थी। अच्छा, वो क्या करते थे? पेड़ के पास जाते थे, उस इमोशन को, किस पेड़ के पास जाके वो इमोशन शांत हुआ तो उस पेड़ की उससे दवाई, फूल से दवाई बनती थी, इसलिए फ्लावर रेमेडी बोलते हैं उसका। हमारे यहाँ तो नेचुरल था, तुलसी का पत्ता पूजा में डाला जाता है, तुलसी का फूल में बहुत बड़ी औषधि है। हमारे यहाँ सब चीज़ थी। किसका फूल खाना है, जैसे मैंने आपको बताया, सबको पता है कि उसका फूल खाना है। और जपा कुसुम जो शू फ्लावर जिसको बोलते हैं, गुड हेल्थ,
उसका फूल तो अब बंगाल में तो बहुत प्रचलित है, सब लोग भूल गए हैं। उसके बहुत अच्छी उसमें से औषधि बनती है, केशों के लिए बहुत अच्छा है। सो अभी हम आते हैं शतम जी में। जी आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल ड्रीम जो आप लोगों ने जिया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे दिमाग में आया कि कोई ऐसा सेंटर बनाना है? Was that clear और धीमे धीमे बनता चला? It was clear from a long time. Okay. ये माने शर्मा जी का ही एक पुरस्कार उनके बीच वाले बेटे अक्षय के लिए था। जो अक्षय, माय सन अक्षय, ही इज इनटू लॉट ऑफ स्टडी ऑफ मेडिसिन। उसके दादाजी खुद एक बहुत बड़े वैद्य थे, वैद्य पंडित रामनारायण शर्मा जी, जो मेरे ससुर हैं, वैद्यनाथ के संस्थापक हैं। वो बुक्स बहुत पढ़ता था और वो बहुत छोटी एज में दवाइयाँ बनाता था अपने कुशल वैद्यों के उसमें, और उसकी दवाइयों ने बड़ा काम किया। तो उसके फादर ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया, और जो आप फेज़ 2 में जहाँ रुके हैं वो 9 एकड़ ज़मीन पूरी उसके लिए लेके रखी कि यहाँ तुम अपना वो बनाना सेंटर। तो फिर हाँ, देन वी लॉस्ट माने शर्मा जी। तो हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, नहीं बनाए। और इस बीच कोविड आया, तो कोविड में बहुत और वो विचार पुनर्जीवित हुआ कि हम नॉर्थ में ये सुविधा कम है, तो हम लोगों को ये सुविधा यहाँ भी दें। तो फिर हमने फेज़ 1 स्टार्ट किया यहाँ पर, और फिर इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। दिस वाज इट। और ये जो प्लांटेशन है वो आपने कब से? प्लांटेशन की प्रक्रिया, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाखवां पेड़ 94 में लगाया है माननीय गवर्नर के हाथ से, उत्तर प्रदेश की गवर्नर। तो वो प्रक्रिया, और आप बाकी फ़ोटोज़ में देख लीजिएगा, वहाँ लगी है। तो ये तो पूरा हिलॉक पीछे का दिखता था, पूरा सपाट ज़मीन थी। खाली वन ही नहीं, वन औषधियाँ भी लगी हैं। जहाँ हम बैठे एक बोटेनिकल गार्डन है, इसमें हर रो में इंडेक्स दिया गया है, दवाइयाँ कौन सी दवाई है, किस रोग में काम आती है। जब वो दवाई लगाई जाती थी या वृक्ष लगाया जाता था, तो अगर बहुत दूर प्रांत का है तो उस प्रांत की ट्रक में मिट्टी आती थी, 4x4 का गड्ढा करके वो मिट्टी भी डाली गई है। तब ये वृक्ष तो बहुत पैशन से, बड़ी कहते हैं उससे, हृदय से, एक बड़ी भाव से इसको निर्मित किया गया है। इसलिए मैं बड़े हर्ष से कहती हूँ मानव निर्मित वन, हमको कम मिलेंगे मानव निर्मित वन। और अब प्रकृति भी आशीर्वाद दे रही है, और पॉलिनेशन से अपने आप भी बहुत से पेड़ उग कर आ गए हैं, औषधि उग कर आ रही हैं। और देखिए ऑरेंज कलर के बर्ड्स, पीले कलर के बर्ड्स, ये यहाँ घूम रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। It's beautiful. जब भी आप इसमें घूम रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि आप सिटी से एक अलग जगह से। और इसके साथ एक चीज़ और बताती हूँ, शतम जीवा में ये भूमि है, ये बहुत तपोमय भूमि है। इधर बहुत संतों ने यहाँ तपस्या करी है। एक संत काली के उपासक थे, वो रात को 11 बजे बैठते थे और सुबह तक साधना करते थे। एक संत आए जिनने चतुर्मास किया, तो हमारे यहाँ अखंड रामायण 4 मंथ्स चला। अखंड मीन्स 24 आवर्स, दिन रात। ऐसे ही अखंड कीर्तन कराया था 21 दिन तक महामंत्र का, वो इस तपोभूमि पे हुआ है। इसके बाद अतिरिक्त राम भद्राचार्य जी यहाँ आए हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी आए हैं, और मलुक पीठ के महाराज जी, जिन्होंने अपनी गौशाला में मुझे उपाध्यक्ष ट्रस्ट में बनाया है, वो भी यहाँ कई बार आए हैं। उन्हें शतम जीवा का चिकित्सा भी ली है, और कहते हैं हमें साधना में यहाँ बहुत आनंद आता है, वो आए। इसके अलावा बहुत संतों ने, चिन्मयानंद बापू, इन संतों ने यहाँ साधना करी, और निरंतर यहाँ पाठ जप होता रहता है। तो जब व्हेन स्पिरिचुअलिज्म मीट्स आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद भी एक शास्त्र है, तो दोनों का जब क्लब होता है और ऐसा वातावरण होता है, तो रोगी निश्चित रूप से ठीक होके जाता है। तो इसमें संतों का आशीर्वाद, गुरु चरण का आशीर्वाद ही मैं मानती हूँ, और मेरे पितरों का आशीर्वाद, मेरे पिता श्री का आशीर्वाद, मेरे ससुर जी, सबका आशीर्वाद। सही बात है। एक रैपिड फायर की तरह। जी बिल्कुल। जैसे आँख में कोई भी बीमारियां हैं, उनका क्या हो सकता है? आँख में आई का तर्पण दिया जाता है। ओके। हाँ, और भी 2-4 दवाइयाँ और हैं। तर्पण सबको नहीं दे सकते, जिसको मोतियाबिंद है उसको तर्पण नहीं दे सकते। तर्पण इज अ विधि जिससे आपकी आई को ऐसे लॉक कर देते हैं आटे से। अच्छा। और उसमें त्रिफला घृतम का ऐसे वो डाला जाता है। पहले तो त्रिफला वाटर से आई वॉश होता है। एक कुप्पी बोलते हैं जिसमें तेल जाता है, उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आयुर्वेद में होता है, उससे इधर पे डाला जाता है। आप ऐसे लेटे होंगे, आपकी आई वॉश होगा, और आई वॉश का पानी सीधे
एक पात्र में इकट्ठा होता है। तो त्रिफला के जल से आई वॉश किया जाता है। उसके बाद त्रिफला घृतम, और भी कई घृतम बनते हैं। त्रिफला घृतम ये तो आपकी आई साइट भी ठीक कर सकता है, अगर और किसी की ठीक है तो और तेज कर सकता है। त्रिफला घृतम ये आई का ट्रीटमेंट होता है। अगर रैपिड फायर बोले तो ये शॉर्ट आंसर ये ट्रीटमेंट करा के लॉन्ग ले लीजिए आंसर। ओके, ओरल प्रॉब्लम है किसी को, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है? मुंह से रिलेटेड अगर आपके छाले हैं तो उसके लिए दवाई दी जाती है। अमरूद की पत्तियों का कुल्ला बहुत अच्छा है, एक तरह का जेल भी लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में गड़बड़ी है, उससे छाले आते हैं कभी भी देखिए, इसीलिए डॉक्टर प्रोबायोटिक देता है। छालों में अधिकतर आप देखिए प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे एलोपैथिक के डॉक्टर्स, तो ये पाचन क्रिया ठीक कर देंगे, छाले ठीक हो जाएंगे। या आपने जल कम पिया तो भी छाले आ जाते हैं। कोई बहुत गर्म चीज़ खा ली, किसी को काली मिर्ची अधिक खा ली या कोई गर्म मसाले अधिक खा लिए तो छाले हो जाते हैं। लेकिन जनरली छाले से का कनेक्शन पेट के रोग से है। कॉफ़ी वर्सेस प्राणा कि अभी एक हाइप लेने के लिए सबको कॉफ़ी चाहिए कि मूड नहीं बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कॉफ़ी पी लेते हैं फिर करते हैं काम। पहले आयुर्वेदा में क्या होता था कि कामनेस को ज़्यादा वो दिया जाता था, हाइप दिया जाता था कि अगर काम हो यू आर डूइंग समथिंग गुड। सो व्हाट डू यू से अबाउट कॉफ़ी? ये एक उस तरह की कॉफ़ी है, इसमें कैफीन और सब पता ही सबको क्या होता है। 1 मिनट का हाइप देगी आपको, लेकिन जितना नीचे ले जाएगी उसके पास वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए आदमी एक पीने के बाद दोबारा पीता है, फिर तिबारा पीता है कि वो हाइप लेता रहे। इसके अतिरिक्त अगर आप विशुद्ध दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, लिटिल बिट ऑफ जिंजर, इसका काढ़ा बना के पिएं। और इसको अगर आप मीठा करना चाहें तो थोड़ा सा मिश्री डाल लें। शुगर में रेकमेंड नहीं करती हूँ, जाड़े हैं तो जैगरी डाल लीजिए। मैं आज आपको पिलाऊंगी ये काढ़ा, फिर आप देखिए तुरंत आपको स्पाइक आया कि नहीं उसका। मैंने मेरी डॉटर इन लॉ चाय की बहुत शौकीन थी, उनको मैंने पिलाया था एंड शी सेड इट वाज अमेजिंग। तो आज हम आपको पिलाएंगे। ब्यूटीफुल। ये तो बहुत बड़ा एडिक्शन भी हो जाता है। इसका विड्रॉल ही है जो बार बार दोबारा कॉफ़ी मांगता है। अच्छा देखो मेरे को कॉफ़ी से 1 घंटा ठीक रहा, क्योंकि वो 1 घंटा ठीक है, बहुत नीचे लाता है, बहुत नीचे लाता है। जो अलम होता है, जो फिटकरी होती है, उसको मुंह में उसका वाटर यूज़ करना चाहिए? उसका तो वाटर मुंह में यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा हमारे वैद्य से कि किस उसको कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ फिटकरी के बारे में हम आपको बता दें, उसको रखने मात्र से घर में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छा, फिटकरी कुछ दिनों बाद उसको धो दीजिए फिर वापस रखिए, उसके बहुत गुण हैं। उसके तो एलोपीसिया के लिए बहुत बड़े गुण हैं। अच्छा। उसका बिल्कुल पाउडर बारीक कर उसमें वो मिलाकर, कपूर मिलाकर, शुद्ध नारियल का तेल एलोपीसिया पे भी लगाने को बताया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं फिटकरी के। और माताएं नजर भी उतारती थी फिटकरी से। अच्छा, फिटकरी से तो नजर उतारी जाती थी, नजर उतारती थी पुराने समय में। अच्छा, स्लीप प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों का स्लीप साइकिल बिल्कुल वो हो गया है, वो हमने बात करी ली है कैसे है। स्लीप साइकिल के लिए मोबाइल से दूर रहें, लैपटॉप से दूर रहें, टाइम पर जल्दी भोजन करें, लाइट भोजन करें और कुछ ना कुछ ध्यान मेडिटेशन करके सोएं। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो इतना भी करने से हो जाए। जो चिंता है उससे भी कई वो चीज़ घूमती रहेगी। किसी को एंजाइटी होती है ट्रैवल की, या मुझे कल जाना है, मैं उठ पाऊंगा कि नहीं, तो एंजाइटी बहुत बड़ा। रिलैक्स रह के अगर हम जीवन शैली अपनाएंगे तो एड्रेस होंगी ये चीज़। ट्रू। गट हेल्थ की हमने बात करी ली है, वो ऑलरेडी चला गया है। सो मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं एंड आई रियली लव्ड इट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ जाएंगी जो बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा शतमजीवा के विषय में आपको बताऊंगी। देश विदेश से रोगी आए हैं और जो रोगी ऐसे भी आए हैं जो व्हील चेयर पे आए और चल कर गए। अच्छा। ऑटो इम्यून बोले तो एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं होता है, कहते हैं ऑटो इम्यून है। स्टेरॉइड दिए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जाती है, कॉर्टिजोन दिए जाते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट सबको पता है। एक तरह का स्टेरॉइड तो दो तो जरूर शुगर हाई हो जाता है, डेफिनेटली होता है। मुझे उस स्टेरॉइड का नाम नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत से रोगियों में देखा है। तो वो रोगी जब ठीक होके जाते हैं तो दे हैव टू गिव अ लिटिल टाइम। उस बालिका ने जो व्हील चेयर पे आई थी यहाँ 35 दिन रही। मदर एंड डॉटर हैड कम। डॉटर को ऑटोइम्यून था, मदर को बैक की प्रॉब्लम थी। मदर को कम था लेकिन दोनों ने 35 दिन दिया।
एक नॉर्वे से एक व्यक्ति आए थे, उनके घुटने में पस पड़ गई थी और निवेदा विश्वास नहीं करेंगे, जाने से पहले पीछे एक हिलॉक है जहाँ हम आप लोग को गेस्ट को ले जाते हैं हिलॉक क्लाइंबिंग के लिए, वो हिलॉक चढ़ कर गए। व्हेन ही शेयर्ड विथ मी, सो आई सेड आई टेल द डॉक्टर, आप कहे, बोले नहीं प्लीज़ डोंट टेल द डॉक्टर, बट आई क्लाइंब द माउंटेन। तो इस तरह का चिकित्सा यहाँ होती है। और जैसे मैंने बताया कि भ्रमण मात्र से रेस्पिरेटरी योग ठीक हो जाएंगे, रोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वातावरण इस तरह का। दूसरी यहाँ जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है, मंदिर में भी हम आइटनरी करते हैं। हर पर्व हम मंदिर में सनातन पर्व मनाया जाता है मंदिर में, हर पर्व। अभी ओणम था, जन्माष्टमी थी, हर पर्व मनाया और खूब सारे दीपदान करते हैं। सारे गैस दिए जला रहे होते हैं, पूरा मंदिर दीप्तमान हो जाता है। और एक जब गेस्ट आते हैं तो एक 108 दीप स्तंभ है, वो भी हम उनसे जलाते हैं कि आप प्रार्थना करिए यहाँ, और माई महाराज जी से प्रार्थना करिए कि आप जिस भी रोग के लिए आए हैं वो आपका ठीक हो, और हम दीप स्तंभ जला रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे माहौल में आते हो ना, तो आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी के थ्रू मिले, बिल्कुल नेचर के मिले या कुछ भी। थैंक यू सो मच माता जी। आप खुद एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगी। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको एक व्यक्तिगत बात बना के, कॉन्वर्सेशन बना के आपसे ज़रूर करेंगे। क्योंकि बड़ी हृदय से प्रसन्नता होती है आपके जैसे युवा जब इस मार्ग में आते हैं। लोग कहते हैं बड़े हो जाए तब पूजा करेंगे, बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता। जो बैठक एक युवावस्था में हो सकती है साधना की, 3 घंटे 6 घंटे 5 घंटे, वो वृद्धावस्था में नहीं हो सकती। तो आप इस मार्ग में आए तो आपको भी साधुवाद। और हम अपने माई महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस मार्ग को आपने अनुकरण किया है, अनुसरण कर रहे हैं, उसमें आपको निरंतर मार्गदर्शन ईश्वर की शक्ति देती है।